हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉपर स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हम नीट 24 की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम नीट 24 एग्ज़ाम में 720 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और ये एक डिटेल वीडियो होने वाला है जिसमें हम एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि किस पोजीशन में हमें काम करना है और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छा स्कोर एंड अच्छी रैंक को सिक्योर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि नीट एग्ज़ाम एक एक्सपीरियंस से क्या क्या चाहता है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर अगर आपको करना है तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस किस चीज़ में? पेशेंस इस चीज़ का कि आप जैसे इनिशियली जब प्रिपेयर करोगे तो आपके अंदर अच्छा मोटिवेशन होगा, आप मोटिवेशन से वर्क करोगे, बट एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं हो सकता। मतलब एक बंदा एक दिन पढ़ के नीट में सिलेक्ट नहीं हो सकता, उसको लगातार कंसिस्टेंटली साल भर मेहनत करना पड़ेगा एक सेम एफिशिएंसी के साथ, और वो तब जाके एक नीट में अच्छे से सिलेक्ट हो सकता है। तो पेशेंस इज़ दी की। आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, साल भर आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, बट यहाँ पर आपको ये फर्स्ट पॉइंट है कि पेशेंस आपका चेक किया जाता है नीट एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन का मतलब कि आपके अंदर कितनी आग है। आग से मतलब कि आप कितने डेडिकेटेड हो। यहाँ पर जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है डेडिकेटेड और सेल्फ मोटिवेशन, आप कितने डेडिकेट हो इस एग्ज़ाम के प्रति। आप क्या 10-10 12-12 घंटे पर डे पढ़ सकते हो और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि आप हफ्ते में 2 दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद 2 दिन आपने किताब खोल के नहीं देखी। तो ये एग्ज़ाम, ये वाला एटीट्यूड एग्ज़ाम में आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता। आपको अगर जेन्युइनली एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना है तो यहाँ पर आपको सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब कि आपको खुद से मोटिवेटेड हो, आपको आपका करियर बनाना है, आपको पढ़ना है, आपको आगे ग्रोथ करना है। तो यहाँ पर आपको डेडिकेशन भी चाहिए और सेल्फ मोटिवेशन, खुद से आप मोटिवेट हो। उसके साथ ही थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन का मतलब कि आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के, आपको हर सब्जेक्ट का आपने एक पर्टिकुलर प्लानिंग किया है कि मैं ये करूँगा, उसके बाद फिर मैं ये करूँगा, ये सारी चीज़ पे आपको फोकस करना है। उसके बाद डिसिप्लिन के साथ साथ ही आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेटजी कि आपको किस प्रकार से किस सब्जेक्ट में कितना आपको स्टडी करना है। प्रॉपर स्ट्रेटजी का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन नीट में आते हैं। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में लेट से रे ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इन सब्जेक्ट के ये जो चैप्टर्स है इनमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं। मतलब 20 से 25 नंबर, 30 नंबर, अल्टीमेटली 30 नंबर के 2 चैप्टर हो गए। इस प्रकार से आपको जाना चाहिए कि इन चैप्टर में मुझे हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेली अंडरस्टैंड करके पढ़ना है और समझना है। और गाइडेंस का मतलब क्या है कि समय समय पे आपको तरह तरह की प्रॉब्लम फेस होगी, तो उसके लिए आपको गाइडेंस की आवश्यकता होगी। तो आप अपने लिए एक अच्छा मेंटर सिलेक्ट कीजिए कि किस प्रकार से मैं अपने करता गाइडेंस ले सकता हूं कि कहां पर अपन मिस्टेक करते हैं बच्चे बेसिकली। और 6 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन 5 पॉइंट से मैं इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। इसका रीज़न है कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि भाई तू कर सकता है, क्योंकि ये एक सिंगल कहता है पर्सन का गेम नहीं है। नीट में हर साल 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। अगर आपको अपनी एक रैंक सिक्योर करनी है या एक सीट आपको चाहिए एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट की, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को फोड़ सकता हूँ, मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। अगर आप अपने ऊपर बिलीव कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ट्रस्ट रखो मेरा। ओके, अपन आगे चलते हैं। तो ये आपको अभी समझ में आया कि क्या क्या नीट में एग्ज़ाम में चेक किया जाता है। मतलब ये 6 पॉइंट जो अभी अपन ने पीछे डिस्कस किए हैं, ये 6 पॉइंट पे आपको साल भर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। तो आपको ये पता है, ये मैंने नीट कहता है 22 का डेटा लिया हुआ है क्योंकि अभी 23 का रिजल्ट आया नहीं है। तो यहाँ पर अपन देखें तो अप्रोक्स 18,70,000 बच्चों ने नीट एस्पिरेंट थे, बट इसमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एमबीबीएस के अंदर? एमबीबीएस के अंदर सिलेक्ट हुए हैं केवल 30,000 बच्चे। यहाँ पर एमबीबीएस की गवर्नमेंट की जो 30,000 अच्छी सीटें वो मैंने यहाँ पर ली है। बाकी यहाँ पर सीटें तो 45 से 50,000 भी होगी,
बट अप्रोक्स जो मैं अच्छे कॉलेज अपन मानते हैं टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, वो अच्छे कॉलेज में केवल 30,000 सीट है अपने इंडिया में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट, तो यहाँ पर केवल इतने बच्चे सिलेक्ट हुए। तो इसका रीज़न क्या है कि इतने, मतलब यहाँ पर अपन देखें तो ऑलमोस्ट 18 लाख बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं MBBS के अंदर। तो क्या इसका रीज़न है, तो अपन इसका रीज़न जानते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें, अपन और डाटा एनालिसिस कर लेते हैं पहले कि क्या क्या डाटा था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, तो 18,70,000 बच्चों ने पिछले कहता है 2022 के अंदर नीट का एग्ज़ाम दिया था। अब इसमें से एग्ज़ाम देने कितने कैंडिडेट गए, 17,60,000। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लाख बच्चे तो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, 1 लाख बच्चे ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये आधा कंपटीशन आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर अपन देखें तो अब इतने कितने बच्चे क्वालिफाई करें, मतलब नीट का एग्ज़ाम कितने ने दिया, 17,60,000 बच्चों ने, बट इसमें से क्वालिफाई कितने करे, 8,80,000 बच्चों ने क्वालिफाई करा। क्वालिफाई का मतलब ऐसे बच्चे जिनको 117 नंबर से लेकर तो 720 नंबर के बीच में मार्क्स आए हों, ठीक है, उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ क्वालिफाई। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो जो बच्चे हैं, ये मैं नीट का डाटा आपको एक्चुअल डाटा जो है वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर 715 नंबर से 117 नंबर के बीच में जितने बच्चे हैं वो कितने, 8,80,000। और अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाह रहा हूँ, आप इसका ध्यान रखना। अब आप यहाँ पर देखो कि 18 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे, 18,70,000 बच्चों ने 2022 में नीट का एग्ज़ाम दिया। बट आप यहाँ देखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अबोव 550 मार्क्स, जो कि एक कट ऑफ मार्क्स होता है किसी भी स्टेट का, मतलब सबसे लो कट ऑफ अगर MBBS गवर्नमेंट सीट का जाना है तो इससे ज़्यादा कम मेरे हिसाब से तो लगभग किसी स्टेट का नहीं होगा। इससे अगर आपको ऊपर ही होगा तो आपका मान सकते हो कि चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। और वो कितने बच्चे हैं, केवल 48,000 बच्चे, 48,000 बच्चे, कितने, 18,70,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। उसमें से केवल 48 के 48,000 बच्चे को 550 नंबर से ज़्यादा आए। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, केवल 2,40,000 बच्चों को 350 नंबर से ज़्यादा है। अभी अपन ने ये वाला फैक्ट पढ़ा था कि 8,80,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, बट उसमें से केवल 2,40,000, मतलब यहाँ पर कितना बच रहा है अगर अपन देखें तो 6,40,000 बच्चे को 350 नंबर से कम आए, जो कि इतने मार्क्स पे कोई सिलेक्शन होता ही नहीं है नीट के अंदर। तो आप ये समझ सकते हो कि आपका जो कंपटीशन है, अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो जिसने अल्टीमेटली ड्रॉपर, या मैं बोल सकता हूँ कि आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई की है, आपके बेसिक्स मजबूत हैं, मतलब आपको एक एलिमेंट्री सब चीज़ का ये पता है, मतलब सब सब्जेक्ट का आपको एक एलिमेंट्री नॉलेज है कि बेसिक जो नॉलेज होता है, जो रिक्वायर्ड होता है एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक सब्जेक्ट को बिल्ड करने के लिए, वो आपके पास है। तो आप बिल्कुल नीट में एक अच्छा स्कोर और ऑलमोस्ट 720 या 700 भी स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। पर यहाँ पर एक फ़िल्टर है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। अपन आगे देखते हैं कि क्या यहाँ पर फ़िल्टर है। तो यहाँ पर अपन देखें, अब अपन देखें तो अभी आपने देखा कि केवल 48,000 बच्चों को 550 नंबर से ऊपर आया। तो इसमें फ़िल्टर कहाँ है? जब 18,70,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दी तो उसमें से केवल कितने, 48,000 बच्चों को 550 नंबर आए, जो कि कट ऑफ मार्क्स होता है MBBS हो या BDS हो, इसका एक कट ऑफ मार्क्स में मान के चलता हूँ गवर्नमेंट सीट का, तो इतना है। तो अब इसका रीज़न क्या है, तो मैंने यहाँ पर रीज़न लिखा है, बट अपन देखें तो विच पॉइंट नीट फ़िल्टर कैंडिडेट, मतलब किस पॉइंट के आधार पर जो नीट है इतने सारे बच्चों को फ़िल्टर कर रहा है, 18 लाख बच्चों में से केवल 50,000 को सिलेक्ट कर रहा है। वो क्या फ़िल्टर लगा रहा है नीट या NTA, किस फ़िल्टर को यूज़ कर रहा है वो, तो अपन उसको समझते हैं आज क्या क्या फ़िल्टर लगा रहा है। बने रहिए मेरे साथ, आगे अपन देखते हैं इसको, अभी बहुत बात करनी है आपसे। फर्स्ट पॉइंट अपन देखें, बिकॉज यहाँ पर अपन समझते हैं क्या फ़िल्टर लगा रहा है। देखो अब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर अपने आप से कि पेपर बहुत सिंपल आ रहा है 2019 से। अपन 2019 के बाद के जो पेपर देखे, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया और अल्टीमेट 23 भी हो गया, इन सारे पेपर प्योरली NCERT बेस्ड पेपर है।
मतलब कि पूरा जो एनटीए जब से पेपर बनाने लगा है, जब से जो पेपर है वो एनसीईआरटी का बेस आ रहा है। बट इससे पहले 2015 का पेपर आप देख लो, 2016 का देख लो, वहाँ पर सीबीएसई ने जब पेपर बनाया था तो बहुत टफ पेपर था वो। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप, बायो पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर आप बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, बहुत ही कठिन पेपर था। बट यहाँ पर जब से एनटीए आया पेपर भी सिंपल हो गया, तब भी बच्चे पास नहीं हो पा रहे। क्या रीज़न है फिर? तो कहता है चॉइस क्वेश्चन आर आल्सो अवेलेबल। जब से कोविड के बाद से जब नीट का एग्जाम हुआ था तो कहता है यहाँ पर लास्ट 2 या 3 साल से लगातार क्या हो रहा है, 200 क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं। मतलब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें आपको केवल 180 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको दिए कितने जा रहे हैं, 200 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ये भी आपको पता होगा। तो आपको 200 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तब भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या रीज़न है इसका? मतलब आपको चॉइस क्वेश्चन भी दे रखा है। पेपर आल्सो एनसीईआरटी बेस्ड, जो मैंने पहले बोल चुका हूँ। इसके बाद अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल अदर देन ऑफलाइन कोचिंग। अब ऐसा भी नहीं रहा पहले जैसा कि यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग, अगर आप कोचिंग जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आज ऑनलाइन में अनलिमिटेड कहता है सोर्स अवेलेबल है जिससे आप स्टडी कर सकते हो। सो मेनी मेंटर अवेलेबल, यूट्यूब पे बहुत सारे मेंटर अवेलेबल है जिससे आप मेंटरशिप ले सकते हो। बट तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? बट आफ्टर दैट, मैंने यही तो लिखा है कि यहाँ पर आफ्टर दैट 97% स्टूडेंट फेल्ड। क्या रीज़न है? तो अपन देखते हैं उसका रीज़न क्या है, जो मेरे हिसाब से मुझे रीज़न लगते हैं, जो मैंने अपना रिसर्च किया है। रीजन्स ऑफ फेलियर, क्या कारण है कि बच्चा फेल हो रहा है? तो यहाँ पर मैंने 2 मोड को कंसिडर किया है, अगर बच्चा ऑनलाइन से पढ़ता है या फिर ऑफलाइन से पढ़ता है। अगर ऑनलाइन से पढ़ता है तो आफ्टर 1 मंथ उसका मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है। जब हम पहली बार कोचिंग में जाते हैं, ये मैंने ऑनलाइन के लिए लिया है बट यहाँ पर ये दोनों के लिए मैं मानता हूँ। जैसे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन कोचिंग जाते हो, तो जब आप फर्स्ट डे वहाँ पर जाते हो तो आपके अंदर कहता है इतना मोटिवेशन होता है कि यार इस बार तो मेरे को नीट को फोड़ना है। और आप बिल्कुल सच में, ये सही बात है कि आप पढ़ाई भी करते हो, आपको रिजल्ट भी दिखता है। बट होता क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे जाता है, आपको यहाँ पर 1 से 1.5 महीना जब आप एक्सपेंड करते हो तो आपको ये दिखता है कि पीछे बहुत सारा सिलेबस बचा है। ठीक है, पीछे जब आपका बर्डन बढ़ता जाता है तब आपको ये फील होता है कि अब मैं यहाँ पर रिवाइज़ करने में असक्षम हूँ, कि मुझसे अब रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, जिस कारण से मेरा अब जो है, अब जब मैं टेस्ट देता हूँ तो मेरे नंबर नहीं आते, ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मोटिवेशन ड्रॉप करता है बच्चा 1 महीना, 1 से या 2 महीने के बाद में उसका मोटिवेशन जो फर्स्ट दिन था, जब उसने यह ठाना था कि मुझे नीट 2023 का तैयारी करना है या 2022 का तैयारी करना है, तब उसने देखा था कि मुझे यहाँ पर सिलेक्शन हो लेना है 23 के अंदर, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या रीज़न है? क्या रीज़न है उसका? कि यहाँ पर उसने मोटिवेशन या मोमेंटम को ड्रॉप किया, मोमेंटम को उसने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्रॉप किया था। तो यहाँ पर आप ये समझ गए, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए, ऑफलाइन के लिए भी ऑनलाइन के लिए भी, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया जगह के कारण। इसके बाद माइंड इज़ नॉट फोकस इन स्टडी। आपका जो कहता है बच्चे का जो माइंड है वो स्टडी पे फोकस नहीं रहता। रीज़न क्या है इसका? तो ये जो हमारी एज है इसमें क्या है, कहता है बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, या किसी की फैमिली प्रॉब्लम होती है, या फिर और अदर चीज़ हो सकती है। या तो उसके दिमाग में चलता है कि यार इस उम्र में पैसा कमा लूँ, जैसे यहाँ पर कैसे, तो आजकल आप देख सकते हो कि टीवी वगैरह सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ड्रीम 11 है, फैंटेसी क्रिकेट से, ये सारी जगह बच्चा भटक चुका है, पबजी है, ये सारी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन है। इस कारण से अपना जो माइंड है वो बिल्कुल कहता है बिल्कुल फोकस नहीं है स्टडी के अंदर, सिंगल माइंड नहीं है। मतलब हमारे माइंड में बायस है कि आधा अटेंशन यहाँ पर है, आधा अटेंशन वहाँ पर है, और दूसरा यहाँ पर अपन देखें तो जैसे फैमिली है, फैमिली में प्रॉब्लम है, जैसे अपना आधा दिमाग, जैसे हम बैठे स्टडी टेबल पे हैं बट हमारे दिमाग में चल रहा है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, समझ रहे हो ना? तो ये भी एक बायस है। या फिर मुझे आज पिक्चर देखना था, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे को याद आता है कि यार आज तो मुझे वो मूवी देखनी है, अरे यार पापा ने वो काम बोला था। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती। इस कारण से भी हमारा जो 100% एफिशिएंसी है वो हम डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं स्टडी के प्रति। अब अपन आगे चलते हैं, तो आगे अपन देखते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखना, यूट्यूब वीडियो देखना, फेसबुक। यूट्यूब वीडियो का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्टडी के से अनरिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि जो फालतू के कॉमेडी वीडियो हो गए, प्रैंक वीडियो हो गए, ये जो अगर इस टाइप के वीडियो देख रहे हो तो आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, समझ रहे हो? तो यहाँ से अपन आगे चलते हैं। अब आगे अपन चलते हैं नो प्रॉपर गाइडेंस। एक कारण ये भी हो सकता है कि गाइडेंस है, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो तो आपकी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप कैसे 720 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, किस पॉइंट पे आपका फिल्टर लगा है नीट का, जो मैं अभी बात करके आया हूँ पीछे, कि कहाँ पर मुझे एक्चुअल प्लानिंग करनी है या एक्चुअल चीज़ को समझना है। ठीक है,
अब जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर बच्चा ऑफलाइन में पढ़ता है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो फीलिंग अलोन, मतलब अपन देखें एक बच्चा है 12वीं तक वो अपने लोकल सिटी में पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ से बट वो क्या करता है, एक कोचिंग करने के लिए या तो कोटा जाता है या फिर इंदौर जाता है या फिर अपना दिल्ली जाता है या फिर बड़ी बड़ी सिटी जैसे बेंगलोर, यहाँ पर वो कोचिंग करता है। एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो आप नामी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जब वो कोचिंग करता है तो यहाँ पर वो घर बार सब छोड़ के जाता है, उसने दुनिया इतनी देखी नहीं होती, तो यहाँ पर उसको एक अकेला फीलिंग होता है और ये सभी के साथ होता है, कॉमन प्रॉब्लम है। बट इससे नुकसान क्या है, तो इससे नुकसान जो है मैं वो उसके बारे में बात करता हूँ। इससे नुकसान ये क्या है कि अब बच्चा अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, या तो गर्लफ्रेंड या अपने फ्रेंडशिप वगैरह बनाने लगता है, घूमना फिरना स्टार्ट कर देता है, फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व हो जाता है। इससे होता क्या है कि उसका जो टाइम है वो उस टाइम को समझ नहीं पाता, वो उसको एक अच्छी जर्नी के लिए वो उसको स्पेंड करता है, बट उसका स्टडी पे वहाँ से फोकस हट जाता है। यहाँ पर वो सारी इन चीज़ों में कहता है इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे होता क्या है कि बच्चा जो है वहाँ पर आपका स्टडी में उसका 100% अटेंशन नहीं रहता और यहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। कि घर वाले को लगता है कि बच्चा वहाँ पर रहकर सिटी में पढ़ रहा है, बट बच्चे को ही नहीं पता, वो तो मज़े मार रहा है साल भर, तो रिज़ल्ट वही आना है 300, 350, 450 नंबर, जिससे कुछ होना जाना है ही नहीं। अगर आपको सिलेक्ट होना तो 600 नंबर से ऊपर ही चाहिए। इसके बाद कोचिंग का एटमॉस्फेयर, या बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है कि आपकी कोचिंग का एटमॉस्फेयर सही नहीं है, ठीक है, या फिर जो कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने कभी कोई गलत कोचिंग को ज्वाइन कर लिया है, तो जिससे यहाँ पर आपके पास कोई कंटेंट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है जहाँ पर ये है फेलियर का रीज़न। और दूसरा जो जिसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मानता हूँ कि अपने आप पे बिलीव ना करना, कि हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमने थ्योरी को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, बट जब हम क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो हमारा मोटिवेशन लूज़ होता है। रीज़न क्या, हमसे फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन नहीं बनता। अरे भाई, किसी से नहीं बनता है, आपको ये समझना होगा कि एक बार में किसी से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करने से चीज़ें आसान होती है, प्रैक्टिस करने से अब हम परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अपने आप पे ये बिलीव रखना है कि मैं कर सकता हूँ। आपका अगर बिलीव सिस्टम बहुत मजबूत होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप धीरे धीरे करके उन चीज़ों को बिल्ड करो जहाँ पर आपका वीक एरिया, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इस चीज़ का आपको बिलीव रखना पड़ेगा अपने ऊपर। अब मेरा पॉइंट है कि आपको ये सारी अपन ने बात कर ली कि बच्चे का फेलियर का कारण क्या है, कहाँ कहाँ पर फिल्टर लग रहा है। अब आपको ये बताना है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको अपना टारगेट कैसे अचीव करना है, हाउ टू अचीव योर टारगेट। आपका टारगेट क्या है कि मुझे 700 के आसपास या मुझे एक अच्छा MBBS कॉलेज चाहिए जिससे मैं अपना MBBS कर सकूँ, एम्स जैसा कॉलेज। तो उसके लिए सबसे पहले अगर एक क्लास 12 से बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए मैंने कर रहा है, या फिर ड्रॉपर है तो उसके लिए अपन देखते हैं। अगर ड्रॉपर है तो उसको कहता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज होगा। बट अगर एक फ्रेशर स्टूडेंट है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले अपना बेसिक्स पे काम करना है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बेसिक समझना है, जिससे वो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल तक लेके जा सके, जिससे वो क्वेश्चन को सोल्व कर सके। कहता है यहाँ पर आपको समझना है। इसके आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि लेक्चर देखना है। जब आपके बेसिक कवर हो जाए तो आप लेक्चर देखो किसी एक चैप्टर का, और उसके बाद आप उसके PYQ सॉल्व कर लो पर्टिकुलर चैप्टर। इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट देन कहता है ये सेम पैटर्न आपको क्या करना है, सभी चैप्टर के साथ करना है। मतलब आपका अल्टीमेट आपको नीट का सिलेबस कवर करना है। जब आपने सिलेबस कवर कर लिया, मतलब ये सिलेबस कवर करने का मतलब मेरा जो 4th पॉइंट है वो, सपोज दैट आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने एक चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, उसी टाइम पर आपको क्या करना है, वो चैप्टर को पढ़ने के बाद में उसके शॉर्ट नोट्स हाथों हाथ बनाने हैं। रीज़न क्या है कि जब आपको आगे उसको रिवाइज करना है तो उसमें टाइम आपका इतना इन्वेस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर नीट जो है वो एक टाइमिंग का भी गेम है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट में टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर अपन देखें यहाँ कहता है आपको क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको प्रॉपर टेस्ट देने हैं और अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है कि मेरा इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक वीक है तो मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा वर्क करना है, और इस चैप्टर के इस टॉपिक को भी मुझे स्ट्रॉन्ग कर लेना है। समझ में आया क्या? अब अपन आगे चले तो आपका जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ये मेरा बेसिकली ये पूरे सारे एक ही पॉइंट में मानता हूँ कि ये पूरा सिलेबस कंप्लीशन के अंदर आएगा। अब उसके बाद आपको खुद पे बिलीव रखना है कि आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नीट में सिलेक्शन ले सकता हूँ, मैं भी 700 मार्क्स को स्कोर कर सकता हूँ, मैं भी 720 मार्क्स ला सकता हूँ, मैं नीट में सिलेक्ट होऊंगा। मैं अगर जैसे आप इसको कैसे बिलीव कर सकते हो, जैसे आपका अगले संडे टेस्ट है या अगले नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट है, तो आपको अभी अच्छे से पढ़ाई करनी लगना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, आपने यहाँ पर
अच्छे से उसको टेस्ट को देना है, और जब आपको रिजल्ट दिखेगा आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। बट आपको ये बिलीव रखना है पूरे साल भर कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आपको गिव अप नहीं करना है। जब तक आपने एग्ज़ाम नहीं दी तब तक आपको गिव अप नहीं करना। जब तक आपका पेपर नहीं हो सकता तब तक आपको लड़ते रहना है। इसके बाद कॉन्स्टेंटली पुटिंग एफर्ट इन स्टडी, आपको एफर्ट पुट करना है। एफर्ट का मतलब यहाँ पर अपन समझते हैं कि यहाँ पर 10 से 12 घंटे आपको रोज़ देना है नीट की डेडिकेशन के लिए, तभी आपका सिलेक्शन, आप एक अच्छी रैंक आप हासिल कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंटेन की स्पेलिंग शायद मेरे हिसाब से गलत है, तो यहाँ पर मेंटेन डिसिप्लिन एटलीस्ट इन स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे अपनी लाइफ है, तो लाइफ में हर चीज़ में आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, कोई भी नहीं रहता, बट आपको एटलीस्ट डिसिप्लिन स्टडी के अंदर बना के रखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये फिक्स करना है कि आप रोज़ 10 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ो। उसके बाद आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मूवी देखना है बिल्कुल देख सकते हो, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हर इंसान की एक ज़िंदगी होती है। ये सब झूठ बोलने वाली बातें कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं करा। आपको केवल ये देखना है कि आप जब मूवी देख रहे हो तो केवल आपको मूवी देखना है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका माइंड बिल्कुल पढ़ने पर फोकस होना चाहिए। अगर आपने 10 घंटे पढ़ाई करी और अगर आप 1 घंटे म्यूज़िक सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो तो आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो मूवी है 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए, फिर मेरे दिमाग में मूवी नहीं चलना चाहिए, फिर मेरे दिमाग में स्टडी चलना चाहिए। समझ रहे हो? आप अगर 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 10 घंटे केवल आपके दिमाग में स्टडी चलना चाहिए, पढ़ाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलना चाहिए। ये समझ रहे हो? मतलब आप जहाँ पर हो प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर और पास्ट के बारे में मत सोचो। सबसे पहले प्रेजेंट में आपको रहना है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप केवल स्टडी करो। आप ये मत सोचो कि मेरे पिताजी क्या कर रहे होंगे, या फिर मुझे वो काम करना था, या फिर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना था, या फिर मुझे ये काम करना था। इस चीज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपको सिलेक्ट होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर जिस चीज़ पे स्टिक रह गए उसी चीज़ पे आपको रहना है। मतलब आप प्रेजेंट में आपको जीना है। इसके बाद एवरी मॉर्निंग आप अगर 4th 5th पॉइंट देखें तो आप मेडिटेशन करो, प्रेयर करो ईश्वर से कि थैंक यू भगवान, आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा मन दिया जिससे हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि इससे आपके दिमाग, आपके शरीर में, आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करोगे तो आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर आप पॉजिटिव थॉट से बढ़ जाओगे। तब आपके दिमाग में नेगेटिव सोच ख़त्म हो जाएगी कि आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो अगर आप 1 महीने तक इस पूरे शेड्यूल को जो मैंने आपको बताया इसको फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ आपने कर ली तो आपका कहता है वेट कर रहा है, ये आप ये डिज़र्व करते हो। बट इसको आप ये मत सोचो कि आप एक दिन करके इस रिज़ल्ट को ला सकते हो। आपको ये जब तक नीट 24 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इसको करना है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर इसको इरेज करना है मुझे पहले, समझ रहा हूँ। अगर आपने ये पूरा जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपने टिक किया तो आप 2024 तक अभी से लेके अगर इसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, आपको खुद को अंदर से बिलीव होगा कि मैं इस लेवल तक पहुँच सकता हूँ। अब ये लेवल आपको पता है कितना बड़ा है, मुझे इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये वेट करेगा, आप इसका वेट नहीं करो, ये आपका वेट करेगा। अपने आप को इतना काबिल बनाओ बेटा कि आपका ये वेट करे, आप इसका वेट ना करो। समझ रहे हो? आप इसको वेट ये आपके हाथ में है कि आप इसके काबिल बन सकते हो। बिल्कुल, ये सारी चीज़ों पे आप स्टिक रहो, आप इसके काबिल बन जाओगे, बिलीव रखो, बन जाओगे। अगर कहता है जहाँ आशा होती है वहीं पे राह निकलती है, समझते हैं? तो चलो अपन आगे चलते हैं। और क्या पॉइंट है? अब आपको ये समझना है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको और क्या चीज़ें एफर्ट डालना है। तो आपको ये पता है कि एक अच्छा टॉप मोस्ट कॉलेज जिसको अपन एम्स बोलते हैं उसमें 1000 सीट है। अब हाउ टू क्रैक कंपटीशन क्रैक कैसे करें? तो आपको तो एक सीट चाहिए ना, कहता है फॉर गेट 1 सीट यू शुड फोकस ऑन। आपको तो इसकी एक सीट चाहिए। आपको क्या मतलब है? आपको जितने भी एम्स कॉलेज है अपने इंडिया में 10-12, उनमें कहते हैं अप्रोक्स 1000 करके सीट के आसपास होगी। और उस पर एम्स दिल्ली की अगर अपन बात करें तो उसमें केवल 100 सीट है, 107 सीट है। बट उसमें से 7 सीट जो है वो फॉरेनर के लिए, केवल 100 सीट अपने लिए हैं। तो उसकी अपन बात करें तो उसको आप कैसे गेट कर सकते हो? तो आपको सबसे पहले आप देखो, आपने साल भर जो मेहनत करी वो नहीं, आपकी OMR चेक होती है। आपका जो OMR में जिस बच्चे ने अच्छा एफर्ट लगाया है उस बच्चे का सिलेक्शन होता है। आपने वहाँ पर वो चेक हो रहा है कि 180 क्वेश्चन में से आपको कितना आता था। समझ रहे हो उस बात को? वो आखिरी दिन है। तो यहाँ पर आपको ये साल भर ये डेवलप करना है कि आपका क्वेश्चन सॉल्विंग टेम्परामेंट कैसा है,
आपको क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच करना है, उसको सोचना है, सॉल्व करना है। इसके लिए आप क्या करो, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप को प्रैक्टिस करो कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूँ ऐसा। उसके बाद स्पीड मैटर करती है कि आप 3 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ये मेरा स्पीड से मतलब है कि आप 3 घंटे के अंदर कहता है 3 घंटे के अंदर एफिशिएंसी के साथ क्या आता है 180 क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद आपको एक कहता है क्विक रिवीजन कंटेंट आपने बनाया है कि नहीं साल भर, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली। इसके एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है। अगर आपने सपोज एक चैप्टर पढ़ा है, उस एक चैप्टर में से अगर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपने उसमें से कितने क्वेश्चन सही करें। मतलब इसका मतलब कि आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट चेक क्या जैसे मान लो इस चैप्टर के अंदर 10 कॉन्सेप्ट है, उससे आपके 100 सवाल आए हैं और आपने यहाँ पर 99 क्वेश्चन आपने अप्रोक्स सोल्व करे हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि चैप्टर के आपको 10 के 10 कॉन्सेप्ट आते हैं, अच्छे से आते हैं। एक एलिमेंट्री नहीं, एक एडवांस लेवल तक आपको आते हैं। अब वो एक क्वेश्चन शायद हो सकता है आपका यहाँ पर आपने ऑप्शन टिक गलत क्वेश्चन पढ़ लिया हो, तो ये मैं मान सकता हूँ। तो यहाँ पर इस टाइप की एफिशिएंसी आपको चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप साल भर मिस्टेक करो बट पेपर में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर पेपर में मिस्टेक हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आपकी साल भर की मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो सकती है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन सॉल्विंग टेम्परामेंट डेवलप करना है, स्पीड अच्छी होना चाहिए, क्विक रिवीजन होना चाहिए, क्विक रिवीजन कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, एक्यूरेसी है। इसके परफॉर्मेंस इन प्रेशर सिचुएशन, प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। क्योंकि जब अपन एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ उस टाइम पे हमारे पेट में तितलियाँ कूद रही होती है, हमें घबराहट होती है, टेंशन होता है कि क्या होगा। उस टाइम पे आपको यहाँ पर जो मेरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो मैं आपको पीछे बताया, पॉइंट नंबर 5, आपको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए इस सिचुएशन के लिए। क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके माइंड को काम रखने के लिए प्रेशर सिचुएशन में। तब जाके आप लास्ट बॉल पे छक्का मार पाओगे। समझ रहे हो। जिस प्रकार से आपने धोनी जी को देखा होगा कि वो लास्ट बॉल पे छक्का मार के मैच जीता देते हैं। इसी प्रकार अगर आपको भी कुछ करना है तो आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। जिस प्रकार धोनी को अपने ऊपर बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा, तब जाके आप प्रेशर सिचुएशन में मैच को जीत पाओगे, अपनी नीट की जर्नी को जीत पाओगे। तो यहाँ पर मैं कोट लिखा है मेरी तरफ से कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो, मेहनत इतनी शिद्दत से करो, रुकना, मेहनत इतनी शिद्दत से करो। पॉइंट क्या है, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि आप एग्ज़ाम के बाद इतने कॉन्फिडेंट से कह सको कि मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। एम सेलिंग। Thank you so much for watching my channel, and if you like this video kindly subscribe my channel. Thank you so much. Thanks a lot.